अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 3 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी। क्या चल रहा था जी, क्या चल रहा था? इंटांगिबल्स, इंटांगिबल्स चल रहे थे। इंटांगिबल्स एक ऐसा रिसोर्स है जो आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है और परचेज को कैपिटलाइज करते हैं, इंटरनली जनरेटेड हो और इन 5 में हो तो कैपिटलाइज नहीं करते, और अगर इन 5 के अलावा हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ है। रिसर्च फेज़ के एक्सपेंसेस, कॉस्ट होती हैं, एक्सपेंस आउट होती हैं। डेवलपमेंट फेज़ में 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले की कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती हैं और बाद वाली कैपिटलाइज होती हैं। ठीक है, ये वाली डिस्कशन हमने सवाल में जो है वो 8वें सवाल में अप्लाई करके भी देख ली। फिर हमने अगली डिस्कशन की थी अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की, कि अगर कोई इंटेंजिबल है, पहली बात यह है कि इंटेंजिबल होना ज़रूरी है। इंटेंजिबल होगा तो अमोर्टाइजेशन, यानी एसेट बनेगा तो उसको डेप्रिशिएट या इम्पेयर करने का सोचेंगे ना। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट बनेगा तो उसको अमोर्टाइज करने की या उसको इम्पेयर करने की सोचेंगे। तो अगर इंटेंजिबल है, पहला क्वेश्चन क्या है? इंटेंजिबल होना। पहला क्राइटेरिया क्या है? इंटेंजिबल होना ज़रूरी है। अगर इंटेंजिबल है तो फिर अगली बात इन 3 में है, इन प्रोग्रेस है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोग्रेस है, या विद इंडेफिनेट लाइफ है, या वो गुडविल है। तो इन तीनों एसिड्स को, इन तीनों इंटेंजिबल्स को इमोर्टाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर इनको मोटाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन हर साल इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से लाजमी गुजारना है। किसी भी इंडिकेशन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जबकि इसके अलावा जितने भी इंटेंजिबल्स होंगे वो अमोर्टाइज होंगे, लेकिन होंगे ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ। और अगर कोई इंडिकेशन होगी इम्पेयरमेंट की तो फिर इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। ठीक है, ये कर लेने के बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, हमने इसकी भी प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, फिर हमने कुछ थ्योरी पढ़ना शुरू की थी, तो चूँकि अभी आप ताज़ा हैं इसलिए थोड़ी सी थ्योरी पहले आपको पढ़ा लूँ, उसके बाद फिर आज हम इंशाअल्लाह पीपी का नोट जैसे बनाते थे वैसे ही इंटेंजिबल का एक नोट बनाएंगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखता हूँ ना, आपके ज़ौक़ को देखते हुए हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो डिस्कशन है थ्योरेटिकल वो भी शायद पहले हो जाए और फिर नोट बनाएं, ताकि पहले थोड़ा सा आप जब तक ताज़ा हैं आपको थ्योरी पढ़ा लूँ, और जब आप बासी होना शुरू हों तो फिर न्यूमेरिकल की तरफ चले जाएँ। ठीक है, अच्छा जी, नीड टू बी आइडेंटिफिएबल, यहाँ से आपने पढ़ के आना था, तो पढ़ा इसको? ये तो पहले ही पढ़ा दिया था ना कि वो सेपरेबल होना चाहिए। ठीक है, आई सर्टिफिकेट स्टेट्स दैट आइडेंटिफिएबल होने के लिए इंटेंजिबल का, दैट टू बी आइडेंटिफिएबल यानी आइडेंटिफिएबल होने के लिए इंटेंजिबल का सेपरेबल होना ज़रूरी है। मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम कंपनी एंड सोल्ड, लेकिन सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस, रेंटेड और एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन अगर वो ये वाला काम ना हो सके, यानी कि सोल्ड, ट्रांसफर, लाइसेंस्ड, आपने किसी को बेच दिया, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को लाइसेंस कर दिया, किसी को किराए पे दे दिया, किसी के साथ एक्सचेंज कर लिया कोई और एसेट लेकर, ठीक है, तो ये सेपरेबल था सेपरेबल था यानी अलग करके आप इनमें से कोई काम कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिफिएबल। पहली शर्त पूरी हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है तो वो सेपरेबल नहीं रहता, वो सेपरेबल तो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप ये वाला काम नहीं कर सक रहे होते, वो बिक नहीं सकता, नॉर्मली ट्रांसफरेबल नहीं होते लाइसेंसेस। आपको लाइसेंस, आपका असले का लाइसेंस है, ठीक है, तो आप उसको, वो रिटेनर भी कोई एक आधा ही होता है, वो भी बनाना पड़ता है, वरना आपका लाइसेंस मैं तो नहीं, आप कहो चलो सर आपको मैं अपना लाइसेंस देता हूँ, बेचता हूँ, ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली जो गवर्नमेंट लाइसेंस देगी वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। तो ट्रांसफरेबल अगर नहीं है तो उस सूरत के अंदर अगर तो पहली कैटेगरी में फॉल कर जाए कि अलग करके बेचा जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, तो ये क्या है? ये आइडेंटिफिएबल है। लेकिन अगर इसके अंदर ये दूसरे वाली शर्त जो एंड के बाद नजर आ रही है कि ये बिकने वाली शर्त पे नहीं पूरा उतर सकती कोई चीज, तो ऐसी सूरत के अंदर वो अगर सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट है तो फिर चाहे वो सेपरेबल नहीं भी है
पहले वाली शर्त वाला, यानी कि बेचा नहीं भी जा सकता लेकिन उसका ये लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना इंटेंजिबल होने के लिए काफ़ी है। अच्छा, लीगल राइट कौन सा होगा? जो हुकूमत ने आपको लाइसेंस दिया। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट किसे कहते हैं नॉर्मली? जैसे मिसाल के तौर पे उस्मान भाई ने एक डिज़ाइन बनाया हुआ था ग्लासेस का, इनके पास एक पेटेंट है, उसका डिज़ाइन है, इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। मैंने इनको कहा यार आप ये डिज़ाइन अगले 3 साल के लिए मुझे दे दीजिए, इतने पैसे आप रख लीजिए, 3 साल बाद मैं आपका डिज़ाइन वापस कर दूंगा। 3 साल तक ये डिज़ाइन की ऐनकें जो हैं वो मैंने बनानी है। अब ये भी क्या है, उन्होंने मुझे अपना ये डिज़ाइन एक तरह से एक लाइसेंस कर दिया, ठीक है, उन्होंने मुझे अपना डिज़ाइन दे दिया, 3 साल के लिए उन्होंने कॉस्ट ले ली, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, ठीक है। और लीगल राइट जैसे मैंने बताया आपको कि कल हुकूमत ने कहा कि ये पकड़ो लाइसेंस, अगले 5 साल तक आप इस एरिया में आप ही हैं जो मछलियाँ निकाल सकते हैं समंदर में से, फिशिंग का लाइसेंस मिल गया या माइनिंग का लाइसेंस मिल गया। तो ये जो लाइसेंसेज हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट अगर कोई है तो इसके लिए ये वाला काम होना ज़रूरी नहीं है। अगर तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट नहीं है तो फिर सेपरेबल होने के लिए उसका ज़रूरी है कि वो डिवाइड अलग करके कंपनी से बेचा जा सके। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता, कोई दूसरी किस्म की चीज़ क्या हो सकती है कि आपको राइट मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के तहत या लॉ के तहत कोई राइट मिला हुआ है, तो उसका ये होना ही काफ़ी है इंटेंजिबल की शर्त पूरी करने के लिए। हालांकि वो अलग करके बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता। तो आइडेंटिफिएबल होने के लिए इंटेंजिबल का सेपरेबल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट हो तो फिर सेपरेबल ना भी हो तब भी वो आइडेंटिफिएबल की शर्त पूरी कर जाता है। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? नहीं बड़ा, ठीक है। तो अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट है तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज राइट्स आर ट्रांसफरेबल और सेपरेबल, हो भी सकता है ये ट्रांसफरेबल हो लेकिन ना भी हो तो ज़रूरत नहीं है इनको आइडेंटिफिएबल कहलाने के लिए इनका सेपरेबल होना, ट्रांसफरेबल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये बात बनी ना कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई लाइसेंस वगैरह मिला हुआ है तो उसके लिए काफ़ी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत या लॉ के तहत आपको मिला है, उसको आगे ट्रांसफ़र ना भी कर सको तो खैर है। लेकिन जो आपके पास चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे आपका अपना सॉफ्टवेयर आपके पास है या आपका डिज़ाइन आपके पास, जैसे उस्मान भाई के पास डिज़ाइन पड़ा हुआ था, तो ये उनके लिए सेपरेबल था कि उन्होंने अपना बिजनेस चालू रखा, डिज़ाइन अलग करके मुझे दे दिया, ठीक है। तो बहरहाल ये इस तरह से ही बात है। इंटेंजिबल आई कहता है कि आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो आइडेंटिफिएबल होने के लिए इंटेंजिबल का सेपरेबल होना ज़रूरी है कि कंपनी से अलग, बिजनेस से अलग होके बिक सके। और अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट है तो फिर उसका सेपरेबल होना भी ज़रूरी नहीं है, उसका कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट होना ही आइडेंटिफिएबल वाली शर्त को पूरा कर देगा। गॉट इट? ठीक है। इसकी फिर एग्जांपल है, ठीक है, इसकी नहीं है, 12 डिब्बा है एग्जांपल का। सूफी लिमिटेड इनकर्ड 3 लाख ऑन अ मैसिव मार्केटिंग कैंपेन टू प्रमोट न्यू प्रोडक्ट, द अकाउंटेंट विशेस टू कैपिटलाइज दीज कॉस्ट। पहले तो बताओ मार्केटिंग कैंपेन की जो कॉस्ट है, ये तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है ना, ये तो एक्सपेंस आउट होनी है, तो कैपिटलाइज नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे वो कहता है द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज नॉट सेपरेबल एज, अच्छा ये बता रहा है, अच्छा द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज नॉट सेपरेबल एज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंटिटी एंड सोल्ड, सही है, ट्रांसफर्ड, रेंटेड। फर्दर मोर एडवर्टाइजिंग कैंपेन डज नॉट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल, दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही। दस कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज नॉट आइडेंटिफिएबल एंड मस्ट बी, चलो अच्छी बात है, ऐसे भी हमने देख लिया। तो क्या बात है जी, पहली इसको आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। समझा नहीं, क्या मतलब लाइसेंस कैंसिल हो जाए? अब बेटा अभी ये बात हो रही है कि वो लाइसेंस कितनी कॉस्ट में आपको मिला है और वो कितना अरसा फ़ायदा देगा, तो ये उस लाइसेंस की बात हो रही है। उसके तहत कोई एसेट्स हो तो पीपी रिकॉर्ड किया होगा, वो वापस करेंगे तो टेंजेबल्स होंगे, उनकी बात अलग है। ये सिर्फ उस लाइसेंस की बात हो रही है जो आपको मिला हुआ है, प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिसाल के तौर पे, तो कुछ पैसे दे के लिया होगा, 5 साल तक फ़ायदा लेना था, प्रैक्टिस करनी थी आपने या आपने काम करना था, तो वो आपसे पहले वापस ले लिया गया, तो राइट ऑफ कर दो ना यार किताबों से।
एक चीज़ आपने 10 लाख रुपए देकर ली थी, 5 साल उससे फ़ायदा आना था, दूसरे साल ही उन्होंने कहा चलो वापस करो, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम ये तुम्हें लाइसेंस देना ही नहीं था, गलती होगी हमसे। तो ठीक है, बस अब आपने राइट ऑफ करना है, जो किताबों में पढ़ा हुआ है उसको क्रेडिट करके उसको एक्सपेंस आउट करो। जैसे आपका कोई फर्नीचर का आइटम है, जल जाए, आपने 10 साल के लिए फर्नीचर खरीदा था, आपने उसको इस्तेमाल करना था, तीसरे साल वो जल गया तो किताबों से निकल गया। वो गवर्नमेंट का मसला है, मेरा नहीं है। मैं बिजनेस हूं ना भाई, या मैं एनपीओ हूं, तो मैं तो अपनी बात करूंगा ना। अब गवर्नमेंट जाने उसका काम जाने, अब गवर्नमेंट आगे हो सकता है साल के लिए किसी को दे दे, तो वो उससे जाके पूछना उसकी क्या काउंटिंग करेगा। या गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट लाइसेंस दिया है ना भाई, ठीक है। तो जिस बंदे को दिया है वो साल के लिए दे, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, तो उनकी मर्जी है। हमसे किया, हमारी कहानी खत्म, ठीक है जी। वो करेंगे इंशाल्लाह, अगर नॉमिनल कॉस्ट पे होगा और अगर नॉमिनल कॉस्ट पे नहीं होगा तो अलग अलग ट्रीटमेंट है, करेंगे इंशाल्लाह, कल करेंगे वो, ठीक है। रिन्यू होगा, वो मैंने कहा था ना कि एक इसके अंदर लोचा है अभी, जो लिखा हुआ था ना यूजफुल लाइफ, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ पे करें, तो आसान लग रहा है। मसला वहां पे लीगल लाइफ के अंदर है कि लीगल लाइफ जो होती है वो एक्सटेंडेबल होती है, कुछ पैसे देकर या ज़्यादा सारे पैसे देकर, तो वहां पर ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। वो करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं करना, वो बदअज़मी होगी। अच्छा, तो इंटेंजिबल को आइडेंटिफिएबल होना चाहिए और वो नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। मैंने आपको अर्ज़ किया था ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की जो डिस्कशन है तफसील से हम इंशाल्लाह IS 21 में जाके सबसे पहले करेंगे। ये छोटा स्टैंडर्ड है, किसी भी वक्त आ जाना है, करीब करीब ही, कोई पता नहीं है, ईद से पहले ही आ जाए ये ऐसे ही स्टैंडर्ड है, ईद से पहले इसलिए आ जाए कि IFRS 16 में शुरू करूँ रमज़ान में ही और 5-6 दिन करवाऊँ और फिर उसके बाद आपको ईद की छुट्टियाँ हो जाएं और वापस आओ, तो वो ब्रेक टॉपिक में नहीं होनी चाहिए, टॉपिक पूरा हो जाना चाहिए। तो वो उन दिनों के अंदर देखेंगे कोई छोटा मोटा टॉपिक जो चल सके, तो ये छोटे टॉपिक्स में से एक है जिसमें मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की बहरहाल थोड़ी सी बात मैंने स्टार्ट में कर भी दी थी। आपका लैंड है, आपकी बिल्डिंग है, आपके व्हीकल्स हैं, ये आपके एसेट्स तो हैं, लेकिन ये नॉन मॉनिटरी एसेट्स हैं, ये मनी नहीं है। हाँ, अगर बेच दें तो इसके अगेंस्ट मनी भी आ सकता है, या रिसीवेबल बन जाए तो वो रिसीवेबल भी एक मॉनिटरी आइटम कहलाएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह IS 21 में जाके, ठीक है, बड़ी तफसील से। तो नॉन मॉनिटरी इंटेंजिबल्स आर नॉन मॉनिटरी आइटम फॉर लिस्ट ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम। अच्छा, वो भी यही कह रहे हैं कि IS 21 में किताब में लिखा हो, जाके लिस्ट पढ़ लेना, IS 21 में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है जी, इसको तीसरा क्या है जी, इसको विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इंटेंजिबल्स हैव नो फिजिकल सब्सटेंस, एग्जिस्टेंस इनकी फिजिकली नहीं होती। सो नॉन फिजिकल फॉर्म इंक्रीजेज द डिफिकल्टी ऑफ आइडेंटिफाइंग द एसेट, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने आपको ये बताया था कि धोखा ना खा जाना, सॉफ्टवेयर आपको जी, सॉफ्टवेयर सर सीडी के अंदर, तो सीडी तो टच हो रही है भाई, सीडी तो 50 रुपए की है, तो 50 लाख किस रुपए का दिया आपने, किस चीज़ का दिया आपने, उसके अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर का। वो तो जस्ट एक सीडी है, जैसे लाइसेंस है, आपने 1 करोड़ रुपया देकर अगले 5 साल तक यहाँ पर राइट ले लिया फिशिंग का, तो 1 करोड़ रुपया क्या उस कागज़ के टुकड़े का दिया आपने? नहीं, उसके पीछे छुपे हुए राइट के लिए दिया है। तो धोखा ना खा जाना। इंटेंजिबल इज नॉट दिस कागज का सफ़ा, इंटेंजिबल इज द राइट हिडन बिहाइंड दिस कागज का सफ़ा, कि आप इतने अरसे तक ये कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल इज नॉट द सीडी का टुकड़ा, बट इट इज द सॉफ्टवेयर हिडन बिहाइंड दिस सीडी का टुकड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। आपने ये लैपटॉप जाके ख़रीदा बाज़ार से जाके, ठीक है। लैपटॉप आपको मिला जनाब 1 लाख रुपए का। अब इस लैपटॉप के अंदर 20,000 रुपये विंडो के पैसे हैं और 80,000 रुपये का हार्डवेयर है। अब विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ना, सुना हुआ है नाम इसका, इतना को पता है। या चलो यूँ कह लें, विंडो के बगैर लैपटॉप नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर इसने चलना नहीं है। अब चूंकि अब आज आप IS 38 पढ़ रहे हैं, तो अब आपको पता है एक हार्डवेयर है फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला, और एक उसमें सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब पहले तो आपने IS 38 नहीं पढ़ा हुआ था, तो काम चल रहा था, तो आज तो आप कहोगे सर ऐसे ही कहोगे, शर्म नहीं आती? अच्छा, आप कहोगे सर IS 16 वाला PPE जो है उसमें 80,000 रख देते हैं,
और बाकी 20,000 ले जाते हैं IS38 में। सही है? नहीं सही, नहीं सही। अब समझिएगा, लैपटॉप जिस सॉफ्टवेयर के बगैर चल ही नहीं सकता, जिस सॉफ्टवेयर के बगैर चल ही नहीं सकता, वो सॉफ्टवेयर उसका हिस्सा ही बना देना, पूरा 1 लाख PPE में रखना। लैपटॉप इज कंप्यूटर फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला, वो आपको 1 लाख में पड़ा। हाँ, अब आपके पास लैपटॉप आ गया, अब आपने कहा जी मैं इसके ऊपर ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करवाऊंगा और मैंने वो पैसों वाला करवाना है ताकि मेरा डाटा कहीं भी गुम ना हो, वो ऊपर उनके क्लाउड पे जाता रहे और फीचर्स भी पूरे हों, सिक्योरिटी भी ठीक हो, मेरा काम बहुत जो है वो क्रिटिकल है। तो पैसे आपने दिए हुए हैं ऑफिस के लिए। अब ये जो पैसे आपने दिए ये सॉफ्टवेयर के लिए दिए, क्या इस सॉफ्टवेयर के बगैर लैपटॉप चल सकता था? तो फिर ये वाला सॉफ्टवेयर आपका IS38 में आएगा, ये आपका PPE में नहीं जाना। आपने कोई गेमिंग इंस्टॉल कर ली पैसों वाली, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर, ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बगैर आपका लैपटॉप चल सकता था, तो ये आपने साथ शामिल। तो ये एक डिस्कशन है यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर for a computer controlled machine tool that cannot operate without that specific software। ठीक है, कि कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर के बगैर ऑपरेट ही ना हो सके, वो इंटेग्रल पार्ट है उस रिलेटेड हार्डवेयर का, एंड इट इज ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम iOS या विंडोज कहते हैं, ज़्यादा मशहूर है, विंडोज कहते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो लैपटॉप है, ठीक है जी, ये जो आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप को ऐसे करके बना दो, ये लैपटॉप बन जाएगा, लैपटॉप गुजारा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लैपटॉप, इस लैपटॉप के अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है, लेट से वो 200 रुपये का है, 2 लाख रुपए का हार्डवेयर है इसके ऊपर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो है वो 20,000 रुपये का है, यानी कि विंडोज़ है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जी? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंडोज़ है। तो अब आप पूरे का पूरा 220 कहाँ ले जाओगे? यानी आप PPE डेबिट और कैश क्रेडिट करोगे 220 से, और इस पूरे 220 को आप डेप्रीशिएट करोगे ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ लैपटॉप, जो आपने सोचा होगा, ठीक है। यहां तक कोई मसला? ठीक है, ये बात समझ आ गई है। ऐसे ही बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं, उन सर्वर्स के ऊपर भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके बगैर वो चल ही नहीं सकते। आगे जाके अभी हमने पढ़ना है, वेबसाइट कॉस्ट भी आगे आ रही हैं, ठीक है। तो फिर आपने सिर्फ इतनी सी बात सादा रख लें, आपका ये बार फोटोकॉपियर भाई के पास एक फोटोकॉपी मशीन पड़ी हुई है, इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर मौजूद है, वो जो ऊपर स्क्रीन चल रही होती है जिसपे ये कमांड दे रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के बगैर ये मशीन चल ही नहीं सकती है, तो ये उसका इंटेग्रल पार्ट ही है। आप इसको एक ही एसेट कहेंगे, IFRS 15 में जाके फिर इसको एक ऑब्लिगेशन कहेंगे, इनका रेवेन्यू इकट्ठा रिकॉर्ड करेंगे। ये बुनियाद बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बड़ी सादा सी बात थी। खैर चलें, तो ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। अगली एग्जाम्पल में कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटेंजिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंसेस, पेटेंट्स, मोशन पिक्चर फिल्म एटसेट्रा, यानी हर वो सॉफ्टवेयर जो बाद में आपने इंस्टॉल किया जिसके बगैर आपका लैपटॉप चल सकता था, वो आपके लिए इंटेंजिबल है। जो कॉस्ट पे की उसको IS38 का इंटेंजिबल बनाएं और यूजफुल लाइफ को सामने रखते हुए उसको अमोर्टाइज करें, और वो सारे रूल्स लगाएंगे वो जो आपने इंटेंजिबल के लिए सीखे हैं। बहरहाल ये परचेज इंटेंजिबल भी हो सकता है, इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर आप परचेज भी कर सकते हैं, बना बनाया सॉफ्टवेयर आप खुद भी बनवा सकते हैं, अपने पास खुद बना भी सकते हैं अपने पास डेवलपर्स रख के, ठीक है ना। तो बहरहाल जो सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो वो आपका इंटेंजिबल है, यानी जिसके बगैर आपका हार्डवेयर चल ही नहीं सकता था, वो तो उसका इंटेग्रल पार्ट समझते उसके साथ डाल देंगे। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जहन में होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, ये पढ़ी थी एग्जाम्पल्स घर पे खुद से, मैंने होमवर्क में दिया था। ये किसी ने पढ़ा हो हाथ खड़ा कर दे, किसी ने पढ़ा हो। मारसू लिमिटेड acquired a fishing license. The directors insist that it is a physical asset since it is written on, हाँ ये पहले बता दिया आपको, ठीक है। इसका जवाब आप डायरेक्टर्स को दे दें,
ठीक है, आपने कहें ऑल दो फिशिंग लाइसेंस हैज़ अ फिजिकल फॉर्म, यानी कि इस सफ़े की रिलेटेड डॉक्यूमेंट की, बट एक्चुअली इट इज़ just a piece of paper and real thing behind piece of paper is fishing right that has no physical substance so it is an intangible. ठीक है, आगे कहता है, ये भी आगे वही है, some intangibles may be contained on a physical substance such as compact disc or in case of computer software legal document in case of license वगैरह. In determining whether an asset that incorporates both intangible and tangible elements should be treated under IS 40 or as intangible under this standard, an entity uses judgment to assess whether which element is. वो कहता है कि चलो कभी वो कह रहा है ना कि जी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिस्क के ऊपर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है या किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइसेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब जजमेंट लगा लो ना, ये जजमेंट ही तो हमने लगाई थी, जजमेंट लगा लो. ऐसा तो नहीं है कि अलग से पीपीई के अंदर आप अपनी उस कंपैक्ट डिस्क को क्या करो, पीपीई में कैपिटलाइज कर लो, और जो सॉफ्टवेयर है वो अलग से 50 रुपए की सीडी आती है यार, उसको कहाँ कैपिटलाइज करना है, खुदा का नाम लो. तो कहता है अपनी जजमेंट यूज़ करो, थोड़ी अक्ल में भी हाथ मार लो, खुद सोच लो, ठीक है, थोड़ा सा देख लो जजमेंट को यूज़ करते हुए कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. अगर दोनों आपको लग रहे हैं, आप सफ़ा जो है वो 1 रुपये का सफ़ा है ना, बोलो, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, लेकिन लाइसेंस तो 1 करोड़ रुपए का है, तो अब आप किसको सिग्निफिकेंट कहोगे, उस लाइसेंस को ही कहोगे ना, तो फिर IS 38 में ले जाओ, वो ये कह रहा है, थोड़ी जजमेंट भी इस्तेमाल कर लिया करो. ओके, ऐसे ही सीडी का केस है. ओके, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर, ये तो ऊपर वाली बात ही है, चलो पढ़ लो. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल दैट कैन नॉट ऑपरेट विदाउट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड इट इज ट्रीटेड एज PPE. द सेम अप्लाइज टू ऑपरेटिंग सिस्टम of a computer. When the software is not integral part, it is treated as intangible. ठीक है जी. अच्छा जी, अब इनिशियल रिकग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट वही IS 16 वाला है, कोई नई चीज़ नहीं है. रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन रिकॉर्ड कब करें और इनिशियल मेजरमेंट कितने पर करें, ठीक है, तो वो वही वाले असूल हैं, बल्कि रूल भी वही लिखा हुआ है. कब रिकॉर्ड करेंगे, IS 16 में PPE कब रिकॉर्ड करते थे, IS 40 ने भी कुछ ऐसी बात ही की हुई थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, ठीक है, वही बातें यहाँ पे भी हैं. खैर, the recognition of an item of intangible requires an entity to demonstrate that items meet definition of intangible and recording criteria in para 21. ठीक है, ये para 21 की रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है. वो कह रहा है कि अगर इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है तो पहली बात है ये देखो वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन भी मीट करता है. वो डेफिनेशन कौन सी थी कि वो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस. अगर वो ये डेफिनेशन मीट कर गया है तो फिर इंटेंजिबल की डेफिनेशन मीट कर गया है, तो अब इनिशियल रिकग्निशन कब करें, अब रिकॉर्ड तब करना जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और कॉस्ट लायबिलिटी, ये इसके अंदर लिखा हुआ, पहले डेफिनेशन और उसके बाद रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ये पड़ा हुआ, ठीक है. द अबव रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू कॉस्ट इनकर्ड इनिशियली टू एक्वायर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल. इसको छोड़ो, ठीक है, पहले आगे पढ़ लेते हैं. The above requirement applies to cost incurred initially to acquire internally generated intangible and those incurred. अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं, वो कह रहा है कि ये ऊपर वाला क्राइटेरिया है ना, पहली बार जब इंटेंजिबल लेकर आओ तो उसके लिए यही आपका क्राइटेरिया कि पहले देखो इंटेंजिबल की रिकॉर्ड करना है ना एज इंटेंजिबल, तो पहले देखो कि डेफिनेशन मीट कर रहा है. अगर डेफिनेशन मीट कर रहा है तो फिर देखो कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो कर लो रिकॉर्ड. ये पहली बार जब आया तब भी ऐसे ही है, कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया तो उसको कैपिटलाइज करने का सोच रहे हो तो तब भी यही क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है, ठीक है. बहरहाल ये तो ऐसी फजूल बात थी, काम की बात तो अब शुरू होती है. क्या क्राइटेरिया क्या है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है. इंटेंजिबल मस्ट बी रिकॉर्डेड इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स will flow to company and cost can be measured reliably. इसको काट दो, ये बड़ा अच्छा लगता है आपको, है ना काम. इनिशियल रिकग्निशन तो हो गई जी, कब रिकॉर्ड करें, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो. भाई जरा पता करें, फोटोकॉपियर भाई से बुक आ गई है FR2 आ गई तो वही ले लेना. अब देखो ना, अब ये कटिंग यहीं नोट्स पे रह जानी है, और जब फिर आप दोबारा IS 38 में जाओगे तो कहोगे सर इतनी थ्योरी है, हालांकि जो बीच में चीज़ें कटवाई होंगी वो भी आप करी जा रहे होंगे.
ठीक है, आ गई है, बुक ले लीजिएगा फिर आज, ठीक है, फेयर टू। अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट, और किसी के पास अगर लास्ट सेशन वाली है तो वो साथ किसी नई बुक वाले के बैठ जाया करे तो भी चलेगा, ताकि कोई चेंज है, कोई चीज़ प्लस है, कोई माइनस है, तो उसको पता लगता रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन किसे कहते हैं जी? कब रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड कब करें, ये किसे कहते हैं जी? रिकॉर्ड कब करें, रिकॉर्ड कब करें। और इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या है जी? किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, किस अमाउंट पर, कितनी अमाउंट पर, किस पर रिकॉर्ड करें, ठीक है जी, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, ये दूसरा सवाल होता है। तो भाई इनिशियल मेजरमेंट इसकी किस पे होनी चाहिए बताओ? हाँ, अब देखो, होती तो कॉस्ट पे ही है, ठीक है, पहली बार जब रिकॉर्ड करते हैं तो, लेकिन अगली कहानी वैसे आपको पता ज़रूर है, ठीक है, एक परचेज वाले का क्राइटेरिया डिफरेंट है और इंटरनली रिलेटेड का डिफरेंट है, लेकिन होंगी तो कॉस्ट। इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट। तो एन इंटेंजिबल मस्ट बी मेजर्ड एट कॉस्ट व्हेन फर्स्ट रिकॉर्डेड, ठीक है। इंटेंजिबल कैसे कैसे एक्वायर किया जा सकता है? कहता है जी अलग से खरीद लो, किसी और एसेट के साथ एक्सचेंज कर लो, गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे दे दे, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ जाए, मतलब आपने पूरा बिजनेस ही को एक्वायर कर लिया, या इंटरनली जनरेटेड हो जाए। ये और ये मैंने आपको पढ़ाया, बोलो, टेबल बनाया था ना, ट्री बनाया था कि परचेज या इंटरनली जनरेटेड। ये आज शायद टाइम ना मिले तो फिर आज ना मिला टाइम तो कल इंशाल्लाह ये कर रहे होंगे। वो ही एक्सचेंज है जो आपने पढ़ा हुआ है IAS 16 FAR 1 में, बस यहाँ पे वो एक्सचेंज। अच्छा, मजे की बात, एक्सचेंज टेंजिबल के साथ टेंजिबल कर लो, एक्सचेंज टेंजिबल के साथ इंटेंजिबल भी कर सकते हो, इंटेंजिबल के साथ इंटेंजिबल भी कर सकते हो। एक्सचेंज करना है एक एसिड को दूसरे एसिड के साथ, तो जरूरी नहीं है इंटेंजिबल की एक्सचेंज में सिर्फ इंटेंजिबल ही आ सकता है, कोई टेंजिबल भी आ सकता है। आपने अपना सॉफ्टवेयर बेच दिया और मोटरसाइकिल ले ली अगले बंदे से, एक्सचेंज, एसिड ही है ना दोनों, ठीक है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह होपफुली कल, ठीक है। और गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है, उसको अगर गवर्नमेंट आपको एज एन एसेट, एज अ ग्रांट एक एसेट ही दे दे, याद है आपको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते थे या नॉमिनल वैल्यू पर, वही वाली बात है यहाँ पर, रिपीट टेलीकास्ट है, लेकिन अभी छोड़ो क्योंकि अभी काफ़ी पहले हैवी हो गई थेरी। मुझे पता है मैंने नोट बनवाना है, उसके लिए मैं 1 घंटा तकरीबन रखूँगा, अभी आप थोड़ी सी हिम्मत और करें, 10 से 15 मिनट अभी आपने और थ्योरी पढ़नी है, ज़हनी तौर पे तैयार रहें, फिर नोट शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला, ये आपका कंसोलिडेशन में जाके आपको समझ आएगा। वैसे आपस की बात है, एक सवाल ऐसा मैं करवाऊंगा जिसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नोट बनाना होगा, लेकिन आपको वो पता नहीं लगेगा कंसोलिडेशन हो रही है नहीं। हाँ, तरतीब जुगाड़ लगा लेंगे, सवाल कर लेंगे, फिर जब कंसोलिडेशन हो जाएगी ना तो फिर आपको इस बात का पता लगेगा। असल में जब हम कोई बिजनेस एक्वायर किया करते हैं ना, तो उस बिजनेस के सारे एसेट, सारी लाइबिलिटीज़ फिर आ जाती हैं हमारे पास। तो अगर उस बिजनेस के पास कोई इंटेंजिबल्स पड़े हुए हैं, कोई ब्रांड है, कोई कस्टमर लिस्ट है, इवन इंटरनली जनरेटेड भी हों, तो हमारे लिए वो क्या बन जाते हैं? परचेज इंटेंजिबल, ये वहीं जाके पढ़ेंगे। इसलिए ये पेंडिंग रहेगा आपका, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जब तक कंसोलिडेशन नहीं ख़त्म हो जाती आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इसलिए ये आगे एरिया आ रहा है तो यहाँ पर पेंडिंग रहेगा ये, ठीक है। बहरहाल यहाँ तो ये लिखा हुआ था कि कैसे कैसे इंटेंजिबल्स को एक्वायर किया जा सकता है। कंपनी माइट ऑब्टेन कंट्रोल ओवर एन इंटेंजिबल इन नंबर ऑफ वेज, जिसमें खरीद भी सकते हैं, किसी और के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमें एज अ ग्रांट ये इंटेंजिबल दे सकती है, या इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको पेंडिंग रखा हमने। तो ऐसे है, थोड़ा मिक्सचर करेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूँ मैं, रिसर्च डेवलपमेंट वैसे मेरा दिल है कि हम पढ़ लें, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें असल में मैंने आपको पढ़ाई थी, ज़रा तफसील इसकी हो जाए ना तो सवाल सारे तैयार हो जाते हैं। नंबर 1, परचेज कर लो सेपरेटली, ये एक्सचेंज कल, इधर ग्रांट भी होनी चाहिए थी, वो आगे होगी शायद, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड, ये मैंने अभी पढ़ाना है आपको, जिसके अंदर आपको बताया था रिसर्च फेज होता है और डेवलपमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी, जितनी थ्योरी अभी तक आपको पढ़ाई है सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला होना है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट कितने गई?
चलो कहीं तो होगी, छोड़ो फिर, फिलहाल तो छोड़ो, फिलहाल इधर आओ, ये पढ़ना है हिम्मत कोशिश करके। 0.3 है, 3 है कहाँ? अच्छा बुक है ना, तभी मैं कहूँगा मिस हुआ हुआ है, ठीक है सॉरी, कोई बात नहीं, अब कल से आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं ये क्यों लेके चल रहा हूँ, मुझे चैप्टर पूरा रखना चाहिए था। ओहो, मुझे भी अब सारा कुछ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ख्याल ही नहीं आया, जो हैंडआउट आपको दिया उसी पे लगा हुआ। चले कोई बात, कॉपी पेस्ट ही करना है ना मैंने, आपने तो नोट करना है सारा अगर कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, अगर आप परचेज करते हैं, थोड़ी हिम्मत है ना, अभी 10 मिनट और, ठीक है, बस ये सब पढ़ लें, उसके बाद फिर नोट बनाएंगे, नोट के बाद फिर जो टाइम बचेगा इंशाल्लाह उसमें फिर थ्योरी पे आएंगे, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल फेज है ज़रा, मुझे पता है ये वाला जो थ्योरी चल रही होती है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट ही बड़ी है, इसके बगैर काम नहीं चलता हूँ, ठीक है जी। परचेज सेपरेटली, अगर आपने सेपरेट एक्विजिशन का मतलब है कि बिजनेस कम्बिनेशन में ये नहीं आया, बिजनेस कम्बिनेशन में अगर कोई इंटेंजिबल आया तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो कंसोलिडेशन में जाके पड़ेंगे। अगर आपने इंटेंजिबल ही खरीद लिया किसी से जाके, कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया कोई लाइसेंस खरीद लिया आपने, तो नॉर्मली द प्राइस एंटिटी पेज टू एक्वायर सेपरेटली इंटेंजिबल विल रिफ्लेक्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सपेक्टेड फ्यूचर। अच्छा यार, मैंने पढ़ लिया ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, यहाँ से आए एथों आओ। द कॉस्ट ऑफ अ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल कंप्राइजेस इट्स परचेज प्राइस, वही आई 16, इम्पोर्ट ड्यूटी एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, 100% वही है। परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, लेकिन ज़रा क्लियर करें, ज़्यादा तो परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी लेस ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स, ठीक है, और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड, सॉफ्टवेयर को हमारे इस्तेमाल, हमारे मुताबिक लाने तक के जितने खर्चे हुए, इंटेंजिबल को हम खरीद कर लाए लेकिन आते साथ वो इस्तेमाल नहीं होने लग गया, ठीक है, हम खरीद कर लाए तो उसको हमें कस्टमाइज़ करने पे कोई कॉस्ट पड़ गई, हमारे काम का तभी है जब हम उसको कस्टमाइज़ करके चला लें, तो वो कॉस्ट भी क्या होंगी आपकी, उसकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट में ऐड होंगी, ठीक है। या जिस गाड़ी पे वो सॉफ्टवेयर आया उसने जो किराया लिया है, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट क्या है जी, वही वाली कॉस्ट जो IAS 16 में होती थी। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट्स arising directly from bringing the asset to its working conditions, मतलब कोई भी एम्प्लॉई को आपने बेनिफिट दिया, सैलरी दी, बोनस दिया, कमीशन दिया, जो भी आपने एम्प्लॉई को दिया, और दिया किस लिए, ताकि वो इस एसेट को, यानी कि साइंसदानों को आप जो तनख्वाहें दे रहे हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी किसी को आपने कोई पैसे दिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके सॉफ्टवेयर को बनाने में, आपके इंटेंजिबल को बनाने में, ताकि वो आपके इंटेंडेड यूज़ में आ जाए, तो ये क्या है, ये आपकी कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जांपल है। फिर को प्रोफेशनल फ़ी है आपने जो दी है, अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन, और कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। हाँ जी, किसी चीज़ पे एतराज़ है तो बताओ, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सही है ना। नहीं FAR 1 लगता है भूल गए हो। हाँ, वो सैंपल सुम्पल वाली बात, एक मिनट, कहीं पे लिखा हो, अल्लाह करे, नहीं लिखा हो तो मैं वैसे बता देता हूँ भाई। वो जो पैरा चेंज हुआ है ना, वो IAS 16 में हुआ है, ठीक है, यही बताना चाह रहा था, क्योंकि बिल्कुल सेम है ना। वहाँ पे हमने ये सीखा कि कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, लेकिन अगर उस टेस्ट रन के दौरान कोई सैंपल्स प्रोड्यूस हुए हैं और वो आपने बेचे हैं, तो वो सैंपल्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट और उनको बेचकर आने वाला रेवेन्यू, इनको भी पहले नेट करके ना आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते थे, तो स्टैंडर्ड ने उसको, IAS 16 ने उसको मना कर दिया। IAS 16 ने कहा कि इससे आने वाला रेवेन्यू PNL में सेल्स, ये रेवेन्यू बनाओ, इनकम बनाओ, और इसके ऊपर होने वाला जो एक्सपेंस है, कॉस्ट है, उसको एक्सपेंस आउट करो PNL के अंदर, इसको एसेट की कॉस्ट में लेकर नहीं आना। हाँ, सैंपल्स बनाने की कॉस्ट
और उसको बेच के आने वाला रेवेन्यू, इसके अलावा भी तो टेस्ट रन की बहुत सारी कॉस्ट हो सकती हैं। बंदे ने आके बिजली के ऊपर उसको चलाकर देखा, कोई कंसल्टेंट आया, उसको टेस्ट उसने किया, पास करने के लिए चल रहा है, सही चल रहा, नहीं सही चल रहा, उसको आपने फीस दी। टेस्ट रन के ऊपर सैंपल्स बनाने के अलावा और सैंपल जो बने हैं उनको बेचने के अलावा, आने वाले रेवेन्यू के अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो? तो टेस्ट रन की कॉस्ट तो IAS 16 में भी ऐड करनी थी, यहाँ भी ऐड करनी थी, लेकिन वहाँ पे वो जो सैंपल्स वाली बात थी वो सिर्फ उस IAS 16 के अंदर ख़त्म हुई है। अगर यहाँ पे ऐसी कोई बात कर दे, वैसे तो ये है भी इंटेंजिबल, लेकिन अगर यहाँ पे भी ऐसी कोई बात आ जाती है कि हमने एक इंटेंजिबल बनाया, एक फार्मूला बनाया कि जी हम जो है वो हनी पिज़्ज़ा बनाएंगे, शहद वाला पिज़्ज़ा बनाना है, सारी दुनिया तो नमकीन वाला बनाती है, तो अब बन गया है तो इसको चेक करने के लिए 10-12 बना के तो है वो हॉस्टल के बच्चों को जाके दे देते हैं। तो अगर उन्होंने ये काम किया है तो टेस्ट रन के अंदर सैंपल्स तो बन ना गए, तारफी कीमत के ऊपर दे दिए तो कुछ कॉस्ट भी आई, कुछ रेवेन्यू भी आ गया। तो इसके बारे में वो ट्रीटमेंट नहीं करना जो IAS 16 में आपने FAR 1 में नए वाला किया था, क्योंकि वो रिवीजन 21A गालिबन था पैरा, वो रिवीजन IAS 16 में आई है, इधर IAS 38 में नहीं आई। ओके, चले, आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो बोलो, टेस्ट रन कॉस्ट तो होगी ही होगी, सैंपल्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते? और बोलो, बन सकते हैं, ठीक है। सैंपल्स को बनाने की कॉस्ट भी आ सकती है और फिर उन सैंपल्स को बेचकर कोई रेवेन्यू भी आ सकता है। तो जो आप सवालों में देखेंगे यार, बस छोड़ो अब, ठीक है, आगे पढ़ो। एक मैसेज करना था मैंने कहा आपको बता दूं कि मैं एक मैसेज कर रहा हूँ। उस्मान भाई, बस थोड़ी सी हिम्मत, ये थोड़ा सा रह गया, बस ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा उससे अगला। और मैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स भी फिर नोट कराने के बाद, नोट पहले करेंगे, आप लोग जाग जाएंगे, जब नोट पूरा ख़त्म होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो टाइम भी बचा होगा, फिर हम जो है वो एक सफ़ा और पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सफ़हात हैं ये, ठीक है जी। अच्छा जी, और एग्जाम्पल्स उन चीज़ों की जो नहीं हैं इंटेंजिबल का पार्ट बनती, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। इंट्रोडक्शन की कॉस्ट, क्या मतलब? आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो तो आपने उसके लिए ओपनिंग सेरेमनी कर दी, आपने पटाखे चलाए, आपने देगें बांटी, आप ये सारे काम जो कर रहे हैं, ये आप नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ये जैसे टेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती थी, वैसे ही ये जब एक बार बन गया आपका इंटेंजिबल, उससे आपने काम शुरू कर दिया, बस ठीक है। आपने एक ऐप बना दी, अच्छी बात है, उस ऐप को आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है, लेकिन उस लॉन्चिंग की सेरेमनी में आपने जो लोगों को बुला के उनकी अफ्तारी कराई और आपने उनको अपनी इस नई ऐप के फीचर्स बताए कि ये आप इंस्टॉल करेंगे, 500 रुपये में आपको इसका लाइसेंस मिलेगा, लेकिन इससे आपको ये होगा फ़ायदा, ये होगा, ये होगा। तो आपने वो सॉफ्टवेयर तो बना लिया, वो ऐप तो आप बना चुके हैं, तो उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी पे आपने जो खर्चा किया है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ठीक है जी। आपने कहा कि हम इस ऐप को क्यों ना पश्तो के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट करें। अब आपने अपने डेवलपर्स को ट्रेनिंग दी, डेवलपर्स को आप ले आए यहाँ पे हमारे पास कॉलेज में, हमारे पास काफ़ी पठान स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उन्हें कहा यार कोई टेंशन ना लो, आपके डेवलपर्स को पश्तो सिखा देंगे, ठीक है, लेकिन हमारे इन स्टूडेंट्स को आपने कुछ इसकी ट्रेनिंग फ़ी पे करनी होगी। अब वो जो डेवलपर, वो जो कंपनी है जिसकी ऐप है, तो उस कंपनी ने ये ऐप तो बना ली हुई है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि वो इसको लॉन्च करें अब जाके पेशावर में भी, तो अपने लोगों को पश्तो सिखाने के लिए जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ये भी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकती, ठीक है ना। मतलब किसी नई क्लास ऑफ कस्टमर के साथ किसी नई लोकेशन में जाने की कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो वो एसेट तो तैयार हुआ था, वो तो चल ही जा रहा है, उसको क्या मसला है आपसे कि आप जहाँ जाते हो। ये ट्रेनिंग, एक तरह की ट्रेनिंग कॉस्ट है, ठीक है। ये क्या होती है, आगे लिखा नहीं हुआ, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, ठीक है। और एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, ठीक है। ये अगर सिर्फ ऐसे लिखा हो एडमिन और जनरल ओवरहेड्स, तो ये कभी भी आपने एसडी कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करने। लेकिन इसमें एक बारीक नुक्ता है, अगर वैसे कहीं लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ नहीं है, मैं ज़बानी चलो बता देता हूं, अगर कभी वो ऐसा बोल दे कि एडमिन और जनरल ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लफ्ज क्या लिख दे,
तो फिर ये धोखा है, ये फिर एडमिन जनरल इग्नोर वाले नहीं हैं, ये डायरेक्टली हो सकता है ना। मैं मिसाल देता हूँ, मैं आपको आइए 16 की मिसाल देता हूँ, ज़रा आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लांट इंपोर्ट किया, आप उसको इंस्टॉल करवा रहे हो, 3 महीने उसकी इंस्टॉलेशन में लगनी है। जर्मनी से प्लांट आया है, जर्मनी से इंजीनियर भी आए हुए हैं, यहाँ से भी आपने लोगों को बुलाया हुआ है, बड़े बड़े जो है वो कंसल्टेंट यहाँ पे और इंजीनियर्स और फिर मजदूर मिस्त्री सारे लगे हुए हैं, ये तो काम कर ही रहे हैं। इनको तो जो पैसे आपने देने हैं वो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, वो एसडी कॉस्ट में ऐड होने। आपकी उस फैक्ट्री का जो मैनेजर है, जिसको आपने 5 लाख महाना तनख्वाह पे रखा हुआ है, आपने उसको कहा कि भाई तुम सारा दिन बाकी काम तो करते ही हो, मेरी तरफ से ना एक रिक्वेस्ट है, आपकी फैक्ट्री है लेकिन फिर भी जाहिर है आप एम्प्लॉय से ज़्यादा तमीज़ से बात करते हो कि यार आपने ऐसा करना है, आपका रोज़ाना 8 घंटे का दिन है ना, आपने उसमें से आधा टाइम 4 घंटे उस प्लांट की जो इंस्टॉलेशन चल रही है उसकी सुपरविजन कर देनी है, ज़रा देख लेना है कि बंदे सही काम कर रहे हैं या नहीं, और बाकी 4 घंटे आप जो अपना रूटीन का काम कर रहे हैं वो करते रहिएगा। अब आपके जहन में क्या आता है, आधी तनख्वाह इसकी तो इंस्टॉलेशन की सुपरविजन के हिसाब से इंस्टॉलेशन का पार्ट बना के एसेट में कैपिटलाइज करनी चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। वो इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करे या ना करे, उसने 5 लाख महीना ही लेना है। वो इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज ना भी करे तो 5 लाख लेगा महीने का, और अगर करे तब भी 5 लाख लेगा। तो इसलिए ये इग्नोर कर दे, उसकी करंट सैलरी इग्नोर कर ले। हाँ, अगर हम उसको कहें भाई आपने रोज़ाना 2 घंटे सुपरवाइज करना है और आपकी सैलरी के अलावा आपको मंथली 1 लाख रुपए इसका मिलेगा, सिर्फ सुपरविजन का। नाउ दिस 1 लाख पर मंथ इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अगर 3 महीने सुपरविजन को उसने सुपरविजन किया तो 3 लाख जो उसको मिलना है, तो ये आप एसडी कॉस्ट में ऐड करोगे, ठीक है। तो एडमिन और जनरल ओवरहेड्स अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना हो तो वो आपने एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ठीक है। कहता है एसेट इंटेंजिबल की कॉस्ट, इंटेंजिबल के अंदर चीजों का कॉस्ट का ऐड करना रोक देना। कब? जब वो उस कंडीशन में आ गया है जिसमें हम चाह रहे थे कि वो हो, इंटेंडेड यूज, इंटेंडेड कंडीशन में पहुंच गया है तो, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन इंटेंजिबल एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन। अच्छा, ये ना बात अब थोड़ी ना हैवी हो रही है, तो इसको भी मैं देखता हूँ अब एंड पे, थोड़ा सा ना आप बोर हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस पर मेरा दिल है कि 10-15 मिनट लगे। अब आपको कहा हुआ था कि 10 मिनट और पढ़ो, तो वो टाइम तकरीबन पूरा हो गया, तो अब आप में बोझ पड़ रहा है, आंखें बंद होने लग गई हैं। यहीं से ही पढ़ते हैं इंशाल्लाह। है बहुत आसान बात, लेकिन चलो थोड़ा सा ज़रा टेस्ट चेंज करके आते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हमने कल करना है एक्सचेंज। उसके बाद इंटरनली जनरेटेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो जो 2-3 लाइन 2-3 पैरा छोड़े हैं वो प्लस ये सफ़ा, ये मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ तक तो पढ़ा ही दूंगा, ये फिर शायद मुझे कल पे लेकर जाना पड़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 सफ़े नहायत इंपॉर्टेंट 2 सफ़े हैं। अगर आप वेबसाइट कॉस्ट के अलावा पास पेपर्स को देखें तो ये चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी हेल्प कर रही हैं आपको, बिकॉज वो ना असल में ये ना कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी, वैसे बताता चलूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हुई हैं, ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, आई कैप ये नहीं कहता रिसर्च फेज़ और डेवलपमेंट फेज़, जैसे आपने 8वें या 3वें सवाल में पढ़ा, आई कैप इन एक्टिविटीज़ के नाम लिख देता है। तो एग्जाम्पल्स पढ़ी होंगी तो पता लगेगा कौन सी एग्जाम्पल जो है वो रिसर्च फेज से जो है वो रिलेट करती है और कौन सी डेवलपमेंट फेज से करती है, तभी तो जाके आप एक्सपेंस या कैपिटलाइज कर सकेंगे। बात समझ आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सफ़े, इसलिए मैं इनको किसी ऐसे में मगरों नहीं उतारना चाहता, ना आपको उतारने दूंगा। जितना पढ़ा गया आराम सुकून से आज पढ़ लेंगे, बाकी कल पढ़ लेंगे, खैर ठीक है। तो अब आ जाओ ज़रा खुशबू लगा के। है तो ये पास पेपर, ये पड़े हुए हैं आपके पास जो है वो यहाँ पर, वो इकट्ठे नोट्स किए हुए हैं ना। यही है, हाँ जी। ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हम करने लगे हैं, लेकिन इसकी ज़रा रिक्वायरमेंट पे नज़र डालें। आप हाश हाश कर उठेंगे, गश गश ना पड़ जाएं आपको कहीं। वैसे तो FAR 1 का पर्चा जो इस दफ़ा देकर आ रहे हैं
माशाल्लाह से पर्चे के अंदर आया हुआ था सवाल और आपको काफ़ी हद तक पास करने के चांसेस उसको ऐसे लग जाते होते हैं। आसान था सवाल, मुश्किल हर सवाल में एक एडजस्टमेंट बरकत के लिए होती है, तो टफ होती है, लेकिन एक्सपेक्टेड पेपर था काफ़ी। 70-80% तो तुक्का भी लग गया था उस्तादों का, तकरीबन सब का ही, मेरे समेत। चलो का लग ही जाता है, इतना लगा ही करता है हर दफ़ा उस्तादों का, इतना का लगता है। अब 100% तो नहीं लग सकता ना जी, ठीक है। अच्छा, प्रिपेयर अ नोट ऑन इनटेंजिबल एसेट्स फॉर इंक्लूडिंग IELTS फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो इनटेंजिबल का नोट बनाना है, छोड़ो बाद में बनाते हैं, पहले टेंजिबल का नोट रिवाइज करते हैं। कुछ याद हो अगर आपको कि मिसाल लेते हैं, मैं अब नोट के लिए तो जाना ही है, ज़रा बैठते हैं। आपकी बिल्डिंग है, एक एसेट है बिल्डिंग आपका, इसकी ओपनिंग कॉस्ट थी 500 रुपये, आपने इसमें 150 रुपये का एडिशन कर दिया और कोई 80 रुपये का डिस्पोजल हो गया, तो क्लोजिंग कितना आ रहा है बता दो जल्दी से जी। बताता हूँ, मैंने जो कहा है वो करो ना। 650 में से 80 निकाल लो, मिन्नत जे कर लो, जाग जाओ, जब अकाउंट जब न्यूमेरिकल शुरू हो गया उठ जाओ जी। 500 अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग है भाई, इसलिए आप नाराज़ ना हो, उसकी एंट्री यहाँ कर लेंगे, ठीक है जी। ब्रॉड डाउन लेट से 55 रुपये हैगा, डेप्रीसिएशन की एंट्री ये पड़ी है मेरे दोस्त 18 रुपये, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन जो है वो लेट से 3 है, क्लोजिंग बता दो 7, ठीक है। अब आपको बचपन में ये सिखाया गया था, बल्कि मैं तो अपने बच्चों को पहला जुमला ये कहा करता था, हालांकि नोट एक टफ़ काम था, नोट मुश्किल काम था, लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी करने के बाद आपको आसान फिर लगने लग जाती है चीज़। तो पहले दिन मैंने ये बताया था आपको कि नोट तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है। अब जिन्होंने पहले ये नहीं सुना हुआ वो आज सुन लें, आज भी वही बात है, तब पहली बार भी यही बात की थी, आज भी वही कर रहा हूँ, कोई नवी गल नहीं। तो आपने जस्ट क्या करना है, लेट से इसका नाम ABC कंपनी है, ABC एंड को, ठीक है, और आप इसके नोट्स के अंदर फिर रहे हैं इस वक्त, कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, नोट्स टू द, सही मानों में तो अब पता लगेगा आपको नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। FAR 2 में आके आप, मज़े का पेपर है, यकीन करो, ये वो पेपर है जो आपको आगे आपको इज्जत भी देगा और दिलाएगा, ठीक है ना। यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनी हुई आपने चेक करनी होती हैं, ये यही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनानी होती हैं, ठीक है। तो उस लेवल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तकरीबन जो हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं उनको सामने रखते हुए तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कहीं प्रिंटेड नज़र आएंगी, हम यहाँ पे प्रिंटेड फाइनेंशियल ओपन करते हैं, जो नोट्स हम बनाते हैं वही वहाँ पे देख रहे होते हैं। तो ये ज़बरदस्त टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स, इंशाल्लाह जब आपका आएगा तो, ठीक है। तो होता वो सेकंड लास्ट नंबर पे है, तो आप कहते हो चलो छोड़ो यार, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था 7-8 नंबर के सवाल आ रहे थे, बच्चों ने इससे पिछली अटैम्प्ट में कहा और छोड़ो यार इनू, 18 नंबर का सवाल आ गया, सिलेबस तो है ना, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने बहुत, और वो वैसे आपको मैं बता रहा हूँ आपके लिए ये FAR 2 का पर्चा बहुत कीमती है, आसान है, समझने में मसला नहीं आएगा, चीज़ें ज़्यादा हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, टाइम हम ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन ये पेपर आपके लिए कीमती बहुत है। आपने यहाँ से निकल के कैफ में जाना है तो आपको नज़र आएगा कि आप जब ऑडिट पे जाएंगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, आपको पता होगा कि कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है, IFRS क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो बहुत कीमती ये पेपर है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, बड़ी मोहब्बत से पढ़ना है, लगाव से पढ़ना है, फॉर द ईयर एंडेड पता नहीं केड़ा, ठीक है जी। अच्छा, नोट का कोई नंबर शंबर ऐसे 8 नंबर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट याद है पूरा लिखा करते थे आप पर्चे के अंदर, इसमें आप 2 चीज़ें लिया करते थे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, यानी कि कॉस्ट भी हो सकती है, रिवैल्यूड अमाउंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में हम लेते थे जी ओपनिंग, उसके बाद एडिशन,
डिस्पोजल, बस बस वो है कोई नहीं तो इसलिए रहने दो, क्लोजिंग है नहीं ना, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी रीवैल्यूएशन मॉडल इसमें भी है भाई, टेंजिबल एसेट्स पीपी में था तो इंटेंजिबल्स में भी है, वैसे ही जैसे वहाँ पे था, बस यहाँ पे ज़रा शराइत सख्त हैं। तो ऐसे मुंह उठा के हर सवाल में आपको रीवैल्यूएशन नज़र नहीं आएगी। रीवैल्यू करना हो इंटेंजिबल को, देखो खाला जी का घर नहीं है, शराइत ज़रा सख्त हैं इसलिए कम कम ही नज़र आएगा आपको, पर होता है। मॉडल कॉस्ट और रीवैल्यूएशन यहाँ पर भी वैसे ही हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में भी गया नहीं था ना थ्योरी में, इसलिए आपको ये बात समझ नहीं आई। खैर आ जाएगी वक्त के साथ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मैं पीपीई का नोट बना रहा हूँ, इंटेंजिबल के नोट में ऐसे ही थोड़ी बहुत, ऐसे माइन्यूट सी थोड़ी बहुत चेंज है, वो उसके हिसाब से है, पता ही होगी, पता लग जाएगी आपको जब लिखूंगा। तो फिलहाल मैं पीपीई का नोट बना रहा हूँ जी। ओपनिंग डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन का डेबिट होना, और क्लोजिंग और बुक वैल्यू। अब बिल्डिंग, जी अब बिल्डिंग में आपने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के अंदर एसेट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। हाँ जी, ओपनिंग कितना, फिर एडिशन, बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ रिवाइज, कोई माजरत के साथ, थोड़ा सा हिम्मत कर लें उस्मान भाई, ठीक है। अब भाई भाई उस्मान को जगाना था, उस्मान को जगाना, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी सी जी। मुझे पता है ये काम आपको बहुत बोर कर रहा है, लेकिन बस मेरी तसल्ली हो जाएगी ज़रा एक दफ़ा ऐसे जी। ओपनिंग 55, डेप्रीसिएशन 18, 3 और क्लोजिंग, ठीक है जी। 570 में से 70 गया तो 500 बुक वैल्यू आ गई। फिर ऐसे ही आपकी डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट कॉलम्स बनते चले जाते थे। प्लांट है तो उसका अलग कॉलम होगा, व्हीकल है तो अलग होगा, फिर जितने एसेट्स होते थे एंड पे जाके फिर उनका एक टोटल आ जाता था। कुछ याद आ रहा है? और ये जो सारे टोटल्स का एंड पे बुक वैल्यू बनती थी, ये वो फिगर होती थी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपकी नज़र आती थी, ठीक है। ये जो टोटल है, टोटल यहाँ पे, ये टोटल कौन सा टोटल होगा, जो सारे बिजनेस के एसेट्स का क्लोजिंग में बुक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट के फेस पे जाया करती थी। कुछ थोड़ा बहुत याद आया? सही है। तो हमने आज बनाना है इनटेंजिबल का नोट, ठीक है। इनटेंजिबल के नोट में वाहिद फ़र्क जो आपको नज़र आना है ना, वो आना है यहाँ पर। वो फ़र्क नहीं है, वो बस थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है। हम यहाँ पे तो सिर्फ एडिशन लेते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि नॉर्मली हम खरीद लेते थे फिक्स एसेट, कभी कभार ही होता था कोई बिल्डिंग वगैरह खुद बना लें, तो इसलिए CWIP को अलग रख लिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो इंटेंजिबल्स होते हैं, इनमें बहुत आम है इंटरनली जनरेट करना इनको, तो इसलिए खरीदे भी जा सकते हैं, इंटरनली जनरेट भी किए जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो एडिशन है उसको बाइफरकेट करके बताओ कि परचेज्ड कितना है और इंटरनली जनरेटेड वाला कितना है, बस इतना सा फ़र्क है। वो भी फॉर्मेट बनाते हैं तो नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन पहले ज़रा सवाल पढ़ लें ताकि पता हो कि हमने किस जो है वो बाउंड्री के अंदर घूमना है इसमें, ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत करके अब देखो, ज़रा सवाल को पढ़ो ज़रा। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल फॉर इंक्लूडिंग IELTS, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 जून, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाए 30 जून 2016 ईयर एंड है, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू IAL, 30 जून 15 के बैलेंसेस गिवन है, तो ये क्या है? क्विकली, मैंने तफसील नहीं पढ़नी क्योंकि वो बच्चे सो जाएंगे फिर मजीद, ठीक है। सवाल करते हुए उसको इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं एंट्रीज के साथ। मैं अगर सवाल एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं जी। ओपनिंग बैलेंसेज आ रहे हैं यहाँ पे, 30 जून 16 का नोट बनाना है ना, और 30 जून, ये 30 जून 16 का नोट बनाना है और 30 जून 15 का बैलेंस गिवन है, तो वो ओपनिंग ही है ना, पिछले साल का क्लोजिंग। फिर हाँ, यकम जुलाई 15 भी इसी को ही कहते हैं। फिर डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस पता है ना क्या होता है? नहीं पता तो थोड़ा अंदाज़ा मैं दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी स्पिनिंग मिल लगी हुई है तो आप वहाँ पे धागा बना रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा ही है कि धागा बस एक ही मशीन से निकल, एक तरफ से कॉटन आप यूँ करके डाल रहे होंगे, दूसरी तरफ से धागा निकल रहा होगा, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर कहीं जाके एंड पे आपका धागा जो है वो बन पाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है?
आप कॉटन बेल्स बड़ी बड़ी जो होती हैं उनको उठाकर पहले उनको फेंकते हो, वो वहाँ पर जो है वो एक प्रोसेस चलता है, फिर उस कॉटन को आगे जो है वो मतलब जिनिंग में डाला जाता है, थोड़ा सा उसको खोला जाता है, एक प्रोसेस वहाँ चलता है, फिर उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है, साफ़ करके फिर अगले प्रोसेस में। तो एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर काफ़ी सारा टाइम लगता है। आपकी कपास जो है वो धागे के अंदर, धागे की कोन के ऊपर चढ़ जाती है, जो कोन आपकी होती है वो कोन है, नलकियाँ नहीं होती छोटी छोटी आपकी, वो कोन्स बड़ी बड़ी कोन्स होती हैं जो आगे फिर स्पिनिंग मिल, वीविंग मिल को देती हैं और वहाँ पे फिर कपड़ा बुना जाता है, और फिर वो वीविंग मिल आगे वो डाइंग करके फिर प्रिंटिंग करके फिर आपके जो है वो तान के ऊपर ये कपड़े आए हुए होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस वहाँ से होकर चल रहा होता है। तो बहरहाल एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं, तो आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुँचते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसी इंजीनियरिंग करना कि पहले जहाँ पर आपका लेट्स से एक जो मतलब है कि अगर आप समझें पूरा प्रोसेस जो है वो 12 घंटे में पूरा होता था, तो वही अब 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपने ऐसी इंजीनियरिंग की उस प्रोसेस के अंदर, तो इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मेरा सवाल है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो था पहले वो 12 घंटे लेता था, आपने ऐसा उसके अंदर सेटिंग की, तजर्बे करके साइंसदानों को, इंजीनियर्स को बिठाया और उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस आपका एक नया बना कर दिया, ऐसा जिसमें आप वही काम जो पहले 10 घंटे में आप 1 यूनिट लेट से बनाते थे, अब वही आप 8 घंटे में, 7 घंटे में बना लेते हैं। तो ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई ना। अब क्या ये इम्प्रूवमेंट फ़ायदा देगी या नुकसान देगी? फ़ायदा देगी बेटा। प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूव किया है, क्वालिटी को तो कहीं नहीं लिखा होता कि हमने इसको डिक्लाइन किया, ना करते हैं हम, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है कि एफिशिएंसी कुछ ऐसी लाए हैं कि पहले जो 1 यूनिट 10 घंटे में बनता था, अब वो 7 में बन रहा है। तो भाई ये तो फ़ायदा है। ये फ़ायदा रेवेन्यू बढ़ाने वाला फ़ायदा नहीं होगा, ये फ़ायदा कॉस्ट कम करने वाला फ़ायदा है। आपको पहले 10 घंटे लेबर को पैसे देने पड़ते थे 1 यूनिट के लिए, अब 7 घंटे कॉस्ट कम हुई। आपकी पहले मशीनें जो हैं वो 10 घंटे चलती थी 1 यूनिट बनाने के लिए, अब 7 घंटे चलेंगी। तो जो बेनिफिट है मैंने आपको पहले दिन बताया था, वो बेनिफिट जो है वो रेवेन्यू के इंक्रीज़ से भी होता है और कॉस्ट के डिक्रीज़ होने को भी बेनिफिट ही कहते हैं, ठीक है? तो ये कोई प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। जो इम्प्रूव कर रहे थे तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, ठीक है। अब ये वही सवाल है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाला, ठीक है। तो कहता है कि ये खर्चे हुए हैं अप टू 30 जून 15 पिछले साल की बात कर रहे हैं, और यकम जुलाई 15 से मार्च 16 हमारे साल के अंदर इतने खर्चे हुए। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो वैसे ही प्रीवियस ईयर है ना, मुझे क्या इससे लेना देना कि ये कौन से महीने में शुरू हुआ था और कौन से महीने में ख़त्म हुआ, ठीक है। अच्छा, अगली बात, जुलाई 15 से मार्च 16, ये कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स। ये कल हमने सवाल में किया, ठीक है ना, ओके। और आज इसकी सिग्निफिकेंस भी है। कल तो सिर्फ सिखाया था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आज ज़रूरत पड़ेगी इसकी कि ये 9 महीनों का है, इसका समझना ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ो आगे, जल्दी से पढ़ो। एक्सपेंसेस इवनली इनकर हुए हैं 30 सितंबर पे, एस्टैब्लिश हो गया कि प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल है, न्यू प्रोसेस बिकम ऑपरेशनल ऑन दिस डेट, और जनरेट करेगा ये कॉस्ट सेविंग, इसलिए इंटेंजिबल है। तो बहरहाल ये पढ़ते हैं, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8 ये सवाल है, ठीक है ना। इसमें कंप्लीट भी हो रहा है, अमोर्टाइज भी करना है, ठीक है, ओके, करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, ऑन यकम अगस्त 15 IAL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace existing software। तो ये क्या इंटरनली जनरेटेड है? नहीं, ये तो एक्वायर्ड है, परचेज कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि वो रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग को। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं है, नया खरीद रहे हैं, पुराना बस फेंक देंगे, ठीक है, ये जो भी करेंगे। तो वो कहता है न्यू सॉफ्टवेयर यका अप्रैल से ऑपरेशनल होना है, ये उसकी कुछ आपको रिलेटेड कॉस्ट गिवन है। यहाँ पे भी जो पढ़ के आ रहे हैं कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल हो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, अगर रिफंडेबल टैक्सेस हैं लेट्स से एडजस्टेबल है तो वो निकाल देंगे। स्टाफ ट्रेनिंग को नहीं रिकॉर्ड करते, ऐड नहीं करते, वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो ERP की लाइफ दे दी, यहाँ से अमोर्टाइजेशन निकलेगी, सही है, पढ़ेंगे तफसील से। ड्यूरिंग द ईयर
आई एल स्पेंड 10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड, इंटेंजिबल है, यूजफुल लाइफ भी 10 साल गिवन है ना जी। ब्रांड है इंटरनली जनरेटेड, लाइफ गिवन हो ना, गिवन हो तो धोखा नहीं खा जाना उससे। 5 में से जो भी है अगर इंटरनली जनरेटेड है इंटेंजिबल और उन 5 में से है तो ये कभी भी इंटेंजिबल, तो ये एडजस्टमेंट धोखा है। फिर पढ़ो, अब पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर IL स्पेंड 10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड। करते रहो, स्टैंडर्ड कहता। आप कह रहे हो सर अब तो पता लग रहा है 10 मिलियन है, आपने कहा था कि वो कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल नहीं इसलिए कहता है। मैंने कहा था यार ये तो समझाने के लिए बताया है। अब अगर कभी वो जानबूझ के ऐसा धोखा दे भी दे तो भाई स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन डाल दी ना स्टैंडर्ड ने, नाम लेकर के ये 5 अगर इंटरनली जनरेटेड हैं तो बस ये इंटेंजिबल नहीं है। आप ले आओ आगे जो जो सबूत, बेशक वो फिर स्टैंडर्ड मानता ही नहीं है इसको। ये स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है कि ये ब्रांड हो, मास्टर्ड हो, पब्लिशिंग टाइटल हो, कस्टमर लिस्ट हो या गुडविल हो, अगर ये इंटरनली जनरेटेड हैं और इन 5 में से हैं तो ये रिकॉर्ड नहीं हो सकते एज एन इंटेंजिबल। लॉजिक जो भी आप दो ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब वो कह रहा है 10 मिलियन स्पेंड किए, पहले भी कितने किए हो पता नहीं, और पता नहीं कितने हो, हमें इससे क्या, ये कैपिटलाइज नहीं हो सकता। लाइफ एक दूसरा धोखा था कि बच्चा धोखा खाए, पर्चे के प्रेशर में ना तेजी से कहे ओहो ब्रांड है, ठीक है ब्रांड 100 मिलियन का, कितना 10 मिलियन का कैपिटलाइज करके 10 साल 1 साल के अमोर्टाइजेशन, बड़े नंबर में लेके आया, जबरदस्त पेपर करके आया, रैप्टा कराए। डेवलपमेंट पे खर्चा अपने स्पेंड के अपने ब्रांड के ऊपर स्पेंड कर रहा है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड तो ये कैपिटलाइज नहीं होना। हाँ अगर यही ब्रांड किसी को बेचा जाए तो अगले खरीदने वाले के लिए ये परचेज बनेगा, तो जितने का वो खरीदेगा उसका इंटेंजिबल बन सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक लाइसेंस अपीयर हो रहा है। अच्छा हाँ, एक ये ब्रांड्स पड़े हैं, एक सॉफ्टवेयर है और एक लाइसेंस है, सही है लिखा हुआ है ब्रांड्स। अच्छा भाई अभी पढ़ रहा हूँ सवाल में जी। तो एक लाइसेंस नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी कोई गड़बड़ है, ठीक है देख लेंगे। ओके IL यूजेस कॉस्ट मॉडल, बस मैंने ये पढ़ना था असल में, तो मैं फॉर्मेट बनाना चाह रहा था, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं टू वैल्यूएस इंटेंजिबल्स एंड अमोर्टाइज देम ओवर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सवाल ख़त्म, जवाब शुरू करते हैं लेकिन पार्ट 2 में।